हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट। मेरा नाम है अभिषेक और ये जो लीगल हिस्ट्री सीरीज़ है उसकी नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले 6 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने वो उनको नहीं देखा है तो उनको आप प्लीज़ देख लीजिए। और साथ साथ बताना चाहूँगा कि लेट्स क्रैक इट का अगर आपने चैनल यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और लेट्स क्रैक इट का एक टेलीग्राम पे फ्री चैनल है, तो अगर आप यहाँ पर फॉलोअर हैं, यहाँ पे फॉलो करते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो वो ज्वाइन करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो उसको फ्री टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो सीधा टेलीग्राम खुलेगा और टेलीग्राम पे आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वो बिल्कुल फ्री है, सभी के लिए फ्री है। उस पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती हैं, फ्री पिक्स होती हैं, कुछ PDFs हैं या कोई भी करंट अफेयर की न्यूज़ होती हैं, वो सब चीज़ मैं उस पर शेयर करता हूँ। लोअर PCS मेंस के लिए अगर आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है तो उसके क्वेश्चन भी वहीं पे पोस्ट होते हैं, तो वो सबके लिए है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि जो स्टूडेंट्स RO या RO एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो अपनी प्रिपरेशन को एक बार इवेल्युएट कर लें 23 जनवरी में एग्ज़ाम में जाने से पहले, तो मैं कहना चाहूँगा कि उन सब के लिए टेस्ट सीरीज़ चल रही है। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है तो आप उसको टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनको टेस्ट सीरीज़ ना ज्वाइन करके अगर ये जो कंटेंट है लीगल हिस्ट्री का, लीगल ग्लॉसरी का और वर्ल्ड हिस्ट्री का, अगर उनको सिर्फ PDFs या कंटेंट चाहिए तो वो कंटेंट भी ले सकते हैं। आप उसके लिए मुझको 766580 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है ये कंटेंट भी ले सकते हैं। तो अब आपकी इच्छा है कि आपको जैसा भी आपको सूटेबल हो आप वैसा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब हम 2 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं लीगल हिस्ट्री का। पहला चैप्टर था एंशिएंट इंडियन लॉ के ऊपर और दूसरा था कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हुआ ब्रिटिश के दौरान। उसके बाद आती है बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग में। देखिए ये जो चैप्टर है थोड़ा बहुत ओवरलैप करेगा पॉलिटी से, तो जिन स्टूडेंट्स ने पॉलिटी पढ़ी हुई है उनको ये थोड़ा थोड़ा सिमिलर सा लगेगा कि पॉलिटी के लाइक है, पॉलिटी जैसा ही है ये, लेकिन ये इसमें थोड़ा सा इन्होंने लीगल हिस्ट्री में यानी कि लीगली इसको थोड़ा सा समझा रखा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग कैसे हुई। तो देखते हैं। तो वो कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी, तो ये आपको सबको पता है कि 26 जनवरी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का सबसे विशालतम लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनमें से एक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो 1945 में ख़त्म हुआ, इंडिया की इंडिपेंडेंस हो गई ब्रिटिश रूल से, है ना, वो होनी ही थी। तो विंटर जब थी 1945-46 की, जनरल इलेक्शंस हुए भारत के प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में और असेंबलीज में। दीज लेजिस्लेचर्स इलेक्टेड द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो यानी कि इन लेजिस्लेचर में जो लोग इलेक्ट हुए उन्होंने फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को के मेंबर्स को इलेक्ट करा। यानी कि जो 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी जिसने भारत का संविधान बनाया, क्या वो डायरेक्टली इलेक्टेड थी क्या भारत के लोगों द्वारा? नहीं, वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दैट वुड ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Although in December 1946 the Constituent Assembly was ready in place in New Delhi, तो Constituent Assembly कहाँ पे बैठी? न्यू दिल्ली में बैठी। The Muslim League demand for a separate Pakistan delayed its work of creating the new constitution, लेकिन मुस्लिम लीग ने उस टाइम पे डिमांड कर दी कि हमको एक सेपरेट कंट्री एज अ पाकिस्तान चाहिए, तो उसके वजह से कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्रिएशन का जो काम था उसमें डिले हो गया। 15 अगस्त 1947 में द लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो लॉर्ड लुई माउंटबेटन थे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इंडियन पाकिस्तान हैज़ 2 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़, है ना। तो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया और जो उस टाइम पे लुई माउंटबेटन थे, जो भारत के उस टाइम पे वाइसरॉय थे, तो उन्होंने जो है इंडिया और पाकिस्तान को 2 इंडिपेंडेंट कंट्रीज घोषित कर दिया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंटिन्यूड विद इट्स मैंडेट टू क्रिएट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारत के लिए अपना नया संविधान बनाया। डॉक्टर BR अम्बेडकर को कंसिडर किया जाता है एज द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया, नेक्स्ट टाइम पे भी पूछा जा सकता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड मेंबर्स मोस्टली फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें मेंबर्स जो हैं वो कांग्रेस पार्टी से हैं, विद अ फ्यू कम्युनिस्ट एंड इंडिपेंडेंस। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ज़्यादातर जो मेंबर्स थे, यानी कि जो आप कह सकते हैं जो लोग बहुतायत में थे, यानी कि मैक्सिमम नंबर्स में थे, वो कांग्रेस पार्टी से थे। कुछ लोग कम्युनिस्ट भी थे और कुछ इंडिपेंडेंट्स भी वहाँ पर चुनकर आए थे। 1885 में A.O. ह्यूम यानी कि एलन ऑक्टावियन ह्यूम जो थे, ये एक इंग्लिशमैन थे, इन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना करी, फॉर्म किया इन्होंने, टू एनेबल इंडियन पार्टिसिपेशन इन द लेस पॉपुलर ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो कि जो उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इतनी पॉपुलर नहीं थी, क्योंकि वो दमनकारी थी, यानी कि लोगों का आप कह सकते हैं एक्सप्लॉयटेशन करती थी, तो लोगों को पसंद नहीं थी बिल्कुल भी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उस टाइम पे A.O. ह्यूम ने एक कांग्रेस पार्टी बनाई, यानी इसलिए A.O. ह्यूम को फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कहा जाता है। 1921 में पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1
MK गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी एज्यूम्ड द लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस की जो कमान संभाली 1921 में वो महात्मा गांधी जी ने संभाली एंड लेड द मूवमेंट फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस, और भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने एक पूरा आंदोलन चलाया। ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज लार्जली अ वन पार्टी बॉडी, है ना, एक तरह से उसमें कांग्रेस का ही आप कह सकते हैं मैक्सिमम नंबर्स जो थे वो कांग्रेस के थे, तो आप एक तरह से कह सकते हो वो अपने आप में वन पार्टी थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी उस टाइम पे 1920s की मैं बात कर रहा हूँ या 1940s की मैं बात कर रहा हूँ, जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उस टाइम पे जो कांग्रेस पार्टी थी वो अपने आप में बहुत डाइवर्स थी। उस सिंगल पार्टी के अंदर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी थी कि कभी कभी, या बाद में देख सकते हैं जब आज़ाद हो गए, आज़ादी के बाद कांग्रेस के कई बार टुकड़े हुए हैं ना, कई बार फैक्शंस हुए हैं, अलग अलग फैक्शंस उसमें से निकलते चले गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अलग अलग विचारधाराओं के लोग जो थे उस टाइम पे आज़ादी से पहले एक ही पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी में। Although the Constituent Assembly was largely a one-party body, the Congress Party has arranged for a dozen of persons distinguished in law and public affairs to be elected to the Constituent Assembly। तो कांग्रेस पार्टी से मतलब दर्जनों लोग जो है निकलकर, जो कि लॉ में और पब्लिक अफेयर में डिस्टिंग्विश्ड उन्होंने डिग्रीज ले रखी थी, एक प्रोफेशनल भी थे में, वो इलेक्ट हुए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में टू कंट्रीब्यूट टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में उन्होंने हेल्प किया। इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे? BR अम्बेडकर थे, ये पॉइंट है आपको ध्यान रखने के लिए। वॉज अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी, तो उनको चेयरमैन बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका। Therefore, डॉक्टर अम्बेडकर हैज़ बीन टर्म्ड एज द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए उनको प्रिंसिपल आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 2 रोल्स ऑफ प्ले। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 2 रोल्स थे, एक था गवर्नेंस यानी सुशासन करना है, और एक करना है फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि उनके पास 2 काम थे। गवर्नेंस का काम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास, और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना है, एक फ्रेमिंग करनी है कॉन्स्टिट्यूशन की, एक ये वाला काम भी था। इन द मॉर्निंग्स इट डेल्ट विद द गवर्नेंस मैटर्स, यानी कि सुबह में तो गवर्नेंस के मुद्दों को सुनवाई करती थी, और आफ्टरनून में लंच के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग पे काम करती थी। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स क्या हैं? द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने बेसिकली 3 सोर्स से लिए, और 3 सोर्स के माध्यम से उसने संविधान बनाया। तो पहला सोर्स था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, इसने पूरे संविधान को स्ट्रक्चर दिया। जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक स्ट्रक्चर बना, वो स्ट्रक्चर कहाँ से हमने अपनाया, वो या आप कह सकते हो कि 2/3 जो कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया वो कहाँ से लिया गया, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से एज इट इज़ ले लिया गया, विच वॉज पास बाय द पार्लियामेंट ऑफ लंडन। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 जो लंदन की सरकार ने पास किया था, यानी कि ब्रिटेन की सरकार ने पास किया था, उसको हूबहू वैसे ही भारत सरकार ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उस टाइम पे अपना लिया। तो आप इससे ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में ब्रिटिश सरकार ने इतना अच्छा एक एक्ट बनाया था। आप इससे ये इंटरप्रेट कर सकते हैं, आप ये सोच सकते हैं कि जब उसको 2/3 एज इट इज़ ले लिया गया, तो इसका मतलब ये है, और वो आज भी लागू है, इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 तक आते आते ब्रिटिश सरकार ने बहुत अच्छा एक आप कह सकते हो अटेम्प्ट किया था कि हालांकि वो इंडियंस को बहुत दमनकारी एक्टिविटीज़ करते थे, यानी कि बहुत एक्सप्लॉयटेटिव एक्टिविटीज़ करते थे, जिससे कि भारत का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो, लेकिन फिर भी 1935 तक आते आते उन्होंने एक एक्ट ऐसा बनाया जिसको इंडिया ने आज़ाद होने के बावजूद उसको अपनाया, वो भी 2/3 अमाउंट में, यानी कि इतना बड़ा उन्होंने हमने अपना लिया उसको। दिस एक्ट वाज द बेसिस फॉर द गवर्नमेंट, ये एक्ट बेसिस था उस टाइम की सरकार का, एंड वाज इन फोर्स इन इंडिया फ्रॉम 1935 अंटिल 1950। तो 1935 से लेकर 1950 तक, जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हुआ, तो इन 15 सालों तक यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू 1935 से ही इंडिया गवर्न हुआ, व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड। सेलिएंट फीचर्स क्या है 1935 एक्ट के? इट प्रोवाइडेड फॉर अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो सिंपल सी बात है, भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, और अल्टीमेट पावर जो थी उस टाइम पे वो ब्रिटिश के पास थी। 1935 एक्ट की बात हम कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम भारत में देने की बात थी, लेकिन अल्टीमेट पावर जो थी वो ब्रिटिश के पास ही रहती। वाइड रेंजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स थे स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट के, यानी कि पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो इस टाइम पे है भारत का, उसी तरह से प्रशासनिक प्रणाली जो उस टाइम पे भी अपनाने की बात की जा रही थी। सेंट्रलाइज्ड फेडरल सिस्टम हुआ था जैसे कि आज है। इट प्रोवाइडेड फॉर इलेक्शंस की बात की गई, प्रोविंस में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स असेंबलीज में, यानी कि जैसे आज राज्यों में इलेक्शंस होते हैं, राज्य चुनाव होते हैं, तो उस टाइम पे भी 1935 के एक्ट में राज्य चुनावों की बात, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स या असेंबलीज के इलेक्शंस की बात कही गई थी। जो दूसरा सोर्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे देशों का, है ना। पहला सोर्स तो हुआ 1935 का एक्ट, और दूसरा सोर्स हुआ दूसरे देशों का जो संविधान था, हमने उससे भी बहुत सारी चीज़ें ली हैं। They were used mostly with respect to the 2 chapters of the Constitution, namely the fundamental rights and DPSPs, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी।
यानी कि जो दूसरा स्रोत है, जो सेकंड सोर्स है, उस बेसिकली वो हमने जो यूज़ करा है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों के लिए, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी कि देश के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं उनके लिए हमने इसको इस्तेमाल किया है। फंडामेंटल राइट्स लार्जली डील विद सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, है ना। तो सिविल राइट्स मिलने चाहिए लोगों को, पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए लोगों को, उसकी बात की गई है। जैसे राइट टू लाइफ, है ना, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में कहा गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये आर्टिकल 19 में कहा गया है ना। तो ये सब चीज़ जो है ये हमने ली है दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डील लार्जली विद द इकोनॉमिक, सोशियो एंड कल्चरल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डील करते हैं इकोनॉमिक्स के साथ, सोशल कल्चरल राइट्स के साथ लोगों की, जैसे कि राइट टू हेल्थ होना चाहिए, है ना, लाइवलीहुड होना चाहिए। तीसरा सोर्स जो था, तीसरा सोर्स क्या था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, है ना, जो आज का प्रियम्बल है। बाद में इसको जब संविधान में अपनाया गया तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू ने चलाया था 13 दिसंबर 1946 को, उसको आज के टाइम पे प्रियम्बल कहा जाता है, या प्रियम्बल के रूप में उसको अपनाया गया है संविधान के अंदर, प्रस्तावना हिंदी में कहते हैं। तो जो तीसरा सोर्स है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, जो 13 दिसंबर टू बी वेरी प्रिसाइज 13 दिसंबर 1946 को उसको चलाया था। किसने? 13 दिसंबर 1946 को चलाया था प्राइम मिनिस्टर, जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को चलाया, और बाद में इसको अडॉप्ट कर लिया गया दिसंबर 1949 में, इसको अडॉप्ट किया गया एज अ प्रीएम्बल। द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इज स्पिरिट फ्रॉम दिस सोर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो अपनी स्पिरिट डिराइव करता है वो इस सोर्स से करता है। द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेड डाउन द फिलोसफी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस्ड इट थ्रू इट्स मैनी लेंथी एंड डिटेल्ड प्रोविजंस। तो यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है वो अपनी फिलोसफी से, और कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सप्रेस किया है इसको बहुत ज़्यादा लेंथी और डिटेल्ड प्रोविजन के साथ साथ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को एक्सप्लेन किया गया है। जैसे अगर आप देखेंगे तो भारत में जस्टिस है, जैसे सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, अगर आप प्रियम्बल पढ़ेंगे तो उसके अंदर सब चीज़ें जो लिखी हुई हैं प्रियम्बल में, वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पूरी लेंथली डिस्क्राइब्ड है ऑलरेडी। जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, हैड ड्राफ्टेड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। इन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बनाया ड्राइंग अपॉन द कांग्रेस पार्टी डॉक्यूमेंट्स ऑफ द प्रीवियस 2 डेकेड्स। यानी पिछले 2 दशकों में जो भी कांग्रेस की डिमांड्स रही उसको देखते हुए, उसके मद्देनज़र जवाहरलाल नेहरू ने, जो उस टाइम पे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, उन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को ड्राफ्ट किया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कॉल्ड फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ द इंडियन यूनियन, यानी कि भारत एक इंडियन यूनियन में एक इंटीग्रिटी होनी चाहिए, एंड दैट इट्स अथॉरिटी एंड पावर वर डिराइव्ड फ्रॉम द इंडियन पीपल। और जो सारी अथॉरिटी है और जो सारी ताकत है जो इस संविधान को मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी? इंडियन पीपल से मिलेगी। अगर आज के टाइम पे आप संविधान देखेंगे तो संविधान की पहली लाइन आती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड एंड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशल सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इस तरह से करके आता है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि हम भारत के लोग भारत की संविधान बनाते हैं या भारत के संविधान को ये ताकत देते हैं, है ना। तो संविधान की जो ताकत मिलती है वो संविधान के लोगों से मिलती है, भारत के लोगों से मिलती है। इट स्टेटेड दैट ऑल द पीपल शुड बी सिक्योर्ड विद रिगार्ड्स टू जस्टिस। सभी को सिक्योर होना चाहिए किससे? रिगार्ड टू जस्टिस यानी सबको न्याय मिलेगा, सोशल यानी समाज का, इकोनॉमिक पैसे से, और पॉलिटिकल सबको क्या होना चाहिए? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस यानी कि सबके लिए समानता होनी चाहिए, स्टेटस इक्वल होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई पर्सन गरीब है या कोई पर्सन लोअर कास्ट में या अपर कास्ट में, अगर जो डिस्टिंक्शन करते हैं कि भाई अगर आप कोई पर्सन लोअर कास्ट में है तो आप को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा, या आप यहाँ पे नहीं जा सकते, वहाँ पे नहीं जा सकते, जैसे कि पहले टाइम पे चलता था। कॉन्स्टिट्यूशन ने आने के बाद इस सब को ख़त्म करने की कोशिश की। एंड बिफोर द लॉ, इक्वलिटी बिफोर द लॉ होगी, कानून के सामने सब समान है, चाहे कोई गरीब आदमी हो चाहे कोई अमीर हो, कानून के सामने सब समान है। फ्रीडम ऑफ थॉट, आपको सोचने का हक है, एक्सप्रेशन, बिलीफ, आर्टिकल 25 कहता है ये। फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन, आप एसोसिएशन बना सकते हैं, आर्टिकल 19 में है। सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी, लेकिन बात यह है कि ये सब हक आपको तब मिलते हैं आप सब्जेक्ट टू लॉ होने चाहिए और पब्लिक मोरालिटी। ऐसा नहीं है कि आपकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ रही है और आप ये कहते हो भाई मेरा तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थॉट है ना, मैं जो सोचूं मैं बोलूं मैं वो करूं, मतलब जो मैं सोच रहा हूं मैं वही बोलूंगा। अगर आप कुछ नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी सोचते रहोगे और आप बोलते रहोगे, है ना। वो सब्जेक्ट टू लॉ यानी कानून के हिसाब से और पब्लिक मोरालिटी के हिसाब से भी ठीक होना चाहिए, उतने ही हक आपको दिए गए हैं। तो फर्दर मोर द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रोवाइडेड फॉर एडिक्वेट सेफगार्ड्स फॉर माइनॉरिटीज़, यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है ये एडिक्वेट सेफगार्ड्स देता है माइनॉरिटीज़ के लिए, डिप्रेस्ड एंड बैकवर्ड क्लासेस एंड अंडर डेवलप्ड एंड ट्राइबल एरियाज। तो यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से बहुत सारे सेफगार्ड्स दिए गए किन लोगों को? जो माइनॉरिटीज़ थी, यानी कि जो उस टाइम पर अल्पसंख्यक थे, डिप्रेस्ड लोग थे, बैकवर्ड क्लासेस थी, अंडर डेवलप्ड लोग थे या ट्राइबल एरियाज थे, उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा काम उसमें किया गया।
ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कैन बी समराइज्ड टू कंसिस्ट ऑफ 3 इंटरडिपेंडेंट सेलिएंट फीचर्स। उसमें 3 इंटरडिपेंडेंट यानी कि जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं 3 फीचर्स थे। क्या फीचर्स थे? पहला है कि प्रोटेक्टिंग एंड एनहेंसिंग नेशनल यूनिटी, यानी कि राष्ट्र की जो एकता अखंडता है उसको बनाए रखना है हमें। इस्टेब्लिश द इंस्टीट्यूशन एंड स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि जो इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी संस्था जो किसी कायदे कानून पे चलती है उसको इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। मतलब यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल समझाना चाहूँ कि तो शादी भी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है ना। मैरिज इज़ ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशन, क्योंकि शादी के भी, मैरिज के भी अपने कुछ कायदे कानून हैं, वो कुछ तरीक़ों से चलती है शादी, नहीं तो फिर डिवोर्स ही होता है। आपको पता ही है आजकल जो चल रहा है बहुत ज़्यादा। इस्टेब्लिशिंग द इंस्टीट्यूशंस एंड स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, प्रमोटिंग अ सोशल रिवोल्यूशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिटीजन्स। तो हमें एक सोशल रिवोल्यूशन भी करना है, प्रमोट करना है, जिससे कि सिटीजन्स का बेटरमेंट हो सके। देखिए सोशल रिवोल्यूशन यानी समाज में सुधार की बात की गई थी। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्क्रिप्शन देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया 26 जनवरी 1950 को। जब इसको बनाया गया 1950 26 जनवरी को जब ये इंप्लीमेंट हुआ तो उस टाइम पे इसमें एक प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे और उस टाइम पे 8 शेड्यूल्स थे, है ना। उस टाइम पे 8 शेड्यूल्स थे, प्रेजेंटली 12 शेड्यूल्स हैं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहाँ पे। प्रीएम्बल है इसमें। आर्टिकल देखिए 395, अगर लास्ट आर्टिकल आप देखेंगे, लास्ट आर्टिकल आज भी 395 ही है, लेकिन अगर टोटल आर्टिकल्स की संख्या आप जोड़ेंगे तो 450 के आसपास बैठती है ना। लेकिन लास्ट आर्टिकल का जो नंबर है वो 395 ही है और 12 शेड्यूल्स हैं। द प्रीएम्बल इज द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, है ना। ये प्रीएम्बल शुरुआत में है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। आर्टिकल्स आर द प्रोविजंस और रूल्स एंड द शेड्यूल्स आर लाइक द एनेक्चर्स प्रोवाइडिंग डिटेल्स ऑन स्पेसिफिक इश्यूज। तो आर्टिकल्स तो प्रोविजंस हैं, यानी आर्टिकल 1 में कुछ लिखा हुआ होगा, है ना, आर्टिकल 2 में कुछ लिखा हुआ होगा। फिर शेड्यूल में क्या है? शेड्यूल में पूरी लिस्ट होती है ना। एक शेड्यूल के अंदर, पहली शेड्यूल के अंदर पूरी लिस्ट होगी एक, फिर शेड्यूल 2 के अंदर पूरी एक लिस्ट होगी, है ना। तो इस तरह से शेड्यूल्स में तो एनेक्चर हो गए, इनके अंदर तो चीज़ों की लिस्ट होती है और आर्टिकल के अंदर कोई ना कोई प्रोविजन होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिटेल्ड एंड लेंथी, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत डिटेल्ड है, लेंथी है। एंड कवर्स द एंटायर नेशन, है ना, पूरे देश को कवर करता है। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हैज़ यूनिफॉर्म प्रोविजंस फॉर ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो यूनिफॉर्म प्रोविजन है, यानी सबके लिए समान प्रोविजन है। ऐसा नहीं है किसी स्टेट गवर्नमेंट को कोई हम फेवर दे रहे हों और किसी स्टेट गवर्नमेंट के हम खिलाफ हो रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए समान है। द प्रोविजंस फॉर बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स आर कंसिस्टेंट एंड बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम पे ही बेस्ड हैं प्रोविजन सभी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हों चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए हों। प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं भारत के, और प्रेसिडेंट जो है वो ही गवर्नर्स को अपॉइंट करते हैं। हर स्टेट में पूछा जा सकता है आपसे कि गवर्नर को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट आता है कि प्रीएम्बल की अगर मैं बात करूँ तो द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट कॉल्ड द प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। प्रीएम्बल जो बना है ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बेसिस पे बना है। इट लेज डाउन द गाइडिंग प्रिंसिपल्स एंड द फिलॉसफी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के संविधान की जो फिलॉसफी या गाइडिंग प्रिंसिपल जो है वो कौन है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन या प्रीएम्बल। इट प्रोवाइड्स फॉर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। ये भारत देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया है एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है या फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, तो इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये आर्टिकल 1 में कहा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो भारत के या इंडिया के 2 नाम हैं, इंडिया और भारत। इसमें हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता, इंडिया भी है, इंडिया आप हिंदी में लिख लो इंग्लिश में लिख लो, भारत हिंदी में लिख लो इंग्लिश में लिख लो, और हम एक यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। यूनियन ऑफ स्टेट्स से होने का फ़ायदा ये है कि कोई भी राज्य चाहे कि मैं भारत देश से अलग हो जाऊँ तो वो नहीं हो सकता। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स होता तो कोई राज्य चाहता कि मैं भारत से अलग हो जाऊँ तो वो हो सकता था, लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट्स होने के बाद भारत से कोई भी राज्य अलग होकर अपना नया स्वतंत्र देश बनाने को नहीं कह सकता। विद अ हाईली सेंट्रलाइज्ड फेडरल स्ट्रक्चर, है ना, हम जो है सेंट्रलाइज्ड फेडरल स्ट्रक्चर हैं विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। बिल्कुल सिंपल सी बात है, हमारा स्ट्रॉन्ग सेंटर है इन रिलेशन विद द स्टेट्स। राज्यों के मुकाबले जो सेंटर है वो स्ट्रॉन्ग है, ये हम सबको पता है। द ओरिजिनल प्रीएम्बल प्रोवाइडेड दैट इंडिया शैल बी अ सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ओरिजिनल प्रीएम्बल में तो सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, लेकिन अब सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब ये 5 हैं, है ना, पहले सिर्फ 3 थे, सोशलिस्ट सेक्युलर, ये बाद में ऐड किए गए हैं बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 का जो 42वां अमेंडमेंट हुआ, संविधान संशोधन हुआ, उससे बाद में 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे प्रीएम्बल में, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये 3 शब्द बाद में ऐड किए गए हैं। और ओरिजिनल प्रीएम्बल में जब 1950 में ये लागू हुआ तब सोवरन और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक थे। इट वाज लेटर इन 1976, मैं आपको वही जो बता रहा था कि 42 अमेंडमेंट से 1976 में सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को प्रीएम्बल में ऐड किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एडल्ट सफरेज टू अलाउ द सिटीजन्स टू वोट एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है एडल्ट सफरेज, यानी कि सब लोग जो भी एडल्ट है यानी वयस्क है
18 साल से ऊपर का पर्सन है वो सभी लोग सिटीजन्स, उन सभी सिटीजन्स को अलाउ करते हैं कि वो लोग वोट डाल सकते हैं, प्रोवाइडेड कुछ और कंडीशंस भी हैं कि वो सब फुलफिल वे करते हों, तो वो वोट डाल सकते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकते हैं। दिस इंश्योर्स द कॉमन पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल इन अ डेमोक्रेटिक फैशन, यानी कि इससे क्या होगा, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में सभी का पार्टिसिपेशन हो पाएगा। दूसरे फीचर्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, लाइक क्रिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, प्रोसेसेस ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्रिएटिंग एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, है ना, भारत में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, स्टिपुलेटिंग फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स, है ना, तो सिविल राइट्स हैं भारत के लोगों को, पॉलिटिकल राइट्स हैं यानी कोई भी आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव में वोट डाल सकते हैं, इकोनॉमिक राइट्स हैं आप अपने रोटी कमा सकते हैं, सोशल राइट्स हैं समाज में आपको रहने के कुछ हक है, फुलफिलिंग द डेमोक्रेटिक एसेंस एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडा ऑफ द प्रीएम्बल। तो जो समाज में परिवर्तन लाना था, देखिए उस टाइम पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, 1950s में या 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, उस टाइम पे सोशल फैब्रिक भारत के देश का ऐसा था कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था, अपर कास्ट लोअर कास्ट में, रिलीजन वाइज, कास्ट वाइज, तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। तो उस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने में भारत को काफ़ी टाइम लग गया, और अभी भी हम डिस्क्रिमिनेशन अभी भी बहुत जगह पे होता है, हालांकि ये धीरे धीरे कम हो गया है, लेकिन अभी भी डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी कम है, अभी काफ़ी ज़्यादा है। फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स प्रोविजंस आर सेट आउट इन 2 चैप्टर्स। ह्यूमन राइट की प्रोविजन 2 चैप्टर्स में है, कौन कौन से में, एक तो है पार्ट 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, और एक पार्ट 4 है जिसमें DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि देश के नीति निदेशक सिद्धांत। तो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है, लार्जली पॉलिटिकल और सिविल नेचर के होते हैं, जो कोर्ट ऑफ लॉ से एनफोर्सेबल है, यानी कि अगर आपका फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। जो राइट्स हैं इस चैप्टर में, यानी कि जो पार्ट 3 है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स वाला जो चैप्टर है, इसके अंदर जो है वो कौन कौन से हैं, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ये आर्टिकल 14 कहता है, राइट नॉट टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि RRCSP, इसको ऐसे ध्यान रखो, RRCSP, यानी कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ पे आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये आर्टिकल 15 कहता है। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, है ना, तो ये आर्टिकल 16 कहता है, इसके लिए आर्टिकल 16 में प्रोविजन है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये आर्टिकल 17 में कहता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आर्टिकल 19 है इसके लिए। राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, ये भी आर्टिकल 19 में है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट एंड टू रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, आर्टिकल 19। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, 19। प्रोटेक्शन अपॉन कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ये आर्टिकल 20 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको किस तरह से प्रोटेक्शन मिलेगी अगर आपको किसी भी सजा के लिए आपको अरेस्ट किया जाता है ना। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आर्टिकल 21 में कहा गया है। प्रोटेक्शन एट द टाइम ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये भी आर्टिकल 20 में है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, तो ये आर्टिकल 23 में है। फिर प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये आर्टिकल 24 में है। इन फैक्ट्रीज एंड अदर हज़ार्डस एम्प्लॉयमेंट, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल 25 में है। मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, फिर आर्टिकल 26 वगैरह से शुरू हो जाते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के अंदर ये सब चीज़ें कही गई हैं। यानी कि बहुत ही कंसाइज, बहुत ही छोटे रूप में आपको सारे फंडामेंटल राइट बता दिए गए हैं, जितने भी फंडामेंटल राइट्स लगभग भारत संविधान में लिखे हुए हैं। फिर जो दूसरा चैप्टर इंपॉर्टेंट आता है वो आता है DPSP का, जो कि चैप्टर 4 है। क्या चैप्टर 4 का मतलब है पार्ट 4 है संविधान के अंदर। इसके अंदर कई सारे आते हैं ना, तो दे आर इंटरप्रेटेड एज इकोनॉमिक और सोशल राइट्स देने के लिए, एंड आर क्लासिकली सोशलिस्ट इन नेचर, समाजवाद नेचर के होते हैं। यानी कि समाज को कैसा होना चाहिए या समाज में क्या क्या कार्य होने चाहिए जिससे कि समाज में समानता है, सभी लोगों का उत्थान हो, सभी लोगों के पास प्रॉस्पेरिटी आए, तो उसके लिए DPSP को बनाया गया है। DPSP अगर आपसे कोई पूछे कि कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सेबल है क्या, नहीं, ये जस्टिसेबल नहीं है। यानी कि अगर DPSP का हनन होता है आपके, तो आप उसको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते। जैसे फंडामेंटल राइट के हनन होने पर आप कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। DPSP के हनन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते। नेक्स्ट आता है प्रोविजंस। चलिए, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो, अगर ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जाते जाते आपको बताऊंगा कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और जिन स्टूडेंट्स को, जिन कैंडिडेट्स को लगता है कि उनको PDF चाहिए या वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं 7665804421 पर, है ना। और आप PDF भी ले सकते हैं या कॉल या टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, एज सुटेबल टू यू।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।